हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके आए थे 11 दिसंबर वाली शिफ्ट में, फर्स्ट में। ठीक है, तो 11 दिसंबर को जो एग्जाम आपका शिफ्ट 1 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पेपर एनालिसिस आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि 11 दिसंबर को कौन कौन से आए थे, क्वेश्चन किस तरह से आए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे जो आप सभी के लिए, जिनका भी एग्जाम अभी 12, 13, 14 में होना बाकी है, वो लोग ज़रूर देख लें इन वीडियोस को, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल है। ठीक है, ना बहुत ईजी कहा जाएगा, ना ही बहुत डिफ़िकल्ट कहा जाएगा। बस पेपर का पैटर्न थोड़ा सा एनटीए ने बदला। किस वे में है? तो बदला है, थोड़ा सा लेंदी कर दिया है। ठीक है, जैसे कि पैसेज हो या आपके कैलकुलेटिव वाले पार्ट्स जितने हैं डीआई वगैरह के, उनको थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी कर दी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को उन्होंने, मतलब जो पेपर का पैटर्न है, इसको टफ बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग थोड़ा एक स्ट्रेटजी के साथ काम करें। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने क्विक रिवीजन के थ्रू आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें वो बताने की कोशिश की है, कम टाइम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँ। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि बाकी चीज़ें आपको कौन सी वीडियो में मिलेंगी, उनको आप स्पीड बढ़ा के और देख लीजिए, ताकि एग्जाम के पहले आपका एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आ रही हैं और मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज के इस पेपर को हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, जो आपका पेपर आ रहा है ना, इसमें क्या है कि कुछ आज के जो पेपर शिफ्ट में, इसमें क्या हुआ था कि कुछ नए कॉन्सेप्ट आए। नए क्या, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपके सिलेबस में से ही है, लेकिन अभी तक जो 6, 7, 8 में पेपर हुआ है उसमें इस तरह के टॉपिक नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिया है। तो अभी आपको करना क्या है कि जैसे जब आप पेपर देखते हैं और अगर आपको लगता है कि डीआई ज़्यादा कैलकुलेशन वाली हो रही है, लेंदी होगी, टाइम टेकन है, तो आप उसको बाद के लिए रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पैसेज में जाइएगा, नहीं तो टाइम दुगना लगता है और फिर क्या होता है कि भटकाव वाली स्थिति होती है। जहाँ पर देखिए कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो वो आप बाद के लिए रखिए। छोड़ना कुछ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको पूरा ही अटेम्प्ट करना है। बस ये है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। अगर आप एक बार जाएंगे और आप शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आप देखेंगे कि वही टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में कवर कराए हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिएगा जो आपके ऑप्शन के मतलब 4 ऑप्शन के थ्रू पूछे जा रहे हैं। आप डीआई और पैसेज को, क्या है, कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज को बाद के लिए रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, आपका जो क्वेश्चन आया था, यह आया था आपका न्यू क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। बाकी आपने एनालिसिस देख ही लिया है कि किस तरह से आ रहे हैं, मैंने भी बता दिया है, रिव्यू आपको दे दिया है। अब देखिए, जो क्वेश्चन आ रहे थे ना, ये किस तरह से आ रहे हैं। इसमें पूछा गया है मेल्टिंग ग्लेशियर्स और ओजोन डिप्लीशन से। ठीक है, ये आपके टॉपिक हैं, किससे संबंधित हैं, जो आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, पीडी वाले टॉपिक यूनिट से आपके कवर करते हैं। और ये जो दोनों आपके ये टॉपिक्स हैं, ये आपके हैं ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट से। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेल्टिंग ग्लेशियर्स से मतलब क्या हुआ, जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स होते हैं ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं समुद्र के स्तर को बढ़ाने में, है ना। जब क्या होगा, मेल्ट होगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा, जिससे तटीय क्षेत्रों, जो कि कोस्टल एरियाज होते हैं, यहाँ पर और जितने भी लो लाइंग रीजन्स हैं, है ना, जितने भी निचले लेवल हैं, उनमें क्या होगा कि खतरा पैदा होता है ना, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ जाता है तो वहाँ पे खतरा हो जाता है। यही मेल्टिंग ग्लेशियर्स होता है। ग्लेशियरों का पिघलना, जो मेल्टिंग ग्लेशियर होता है, किस कारण से होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग से होता है। ठीक है, जो कि जीवाश्म ईंधन, जिसको कहते हैं यहाँ पर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, है ना, इनके थ्रू जलने के कारण, मतलब जीवाश्म ईंधन जलाने से मानवीय गतिविधियों के कारण, मतलब ये ह्यूमन बीइंग के कारण होता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज इसमें होती है। वातावरण में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों की जो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इस कारण होता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मैंने आपको बताया था ना, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो CO2 है, मीथेन है, N2O है, वाटर वेपर जिसको H2O कहते हैं, ओजोन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, है ना। तो ये सारी ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं। इनके कंसंट्रेशन के बढ़ जाने से क्या होगा, टेम्परेचर में वृद्धि होगी। भाई ग्लोबल वार्मिंग होती है तब क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों के जो भी जैसे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो बर्फ की चादरें और ग्लेशियर क्या हो जाते हैं, ये श्रिंक होते हैं, ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट क्या होगा, ये मेल्टिंग ग्लेशियर्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। मेल्टिंग ग्लेशियर्स के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के कारण ही होती हैं। ओजोन डिप्लेशन भी इसी से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। देखिए वही सारी चीज़ें आई हैं जो मैंने आपको 6, 7, 8 दिसंबर का जो है आपको रिव्यू करवाया था, पेपर एनालिसिस, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। मैं खाली आपको ये नहीं बताती हूँ कि ये आया था वो आया था, ठीक है। मैं उसके कॉन्सेप्ट को भी देती हूँ कि अब आने की क्या संभावना है, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी बताया था। तो पॉल्यूटेंट से भी सवाल आ रहे हैं, तो आप उनको वीडियो को देख लीजिए। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिसीजेज से संबंधित एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ें दे दी हैं, क्योंकि अब हम जो वीडियो दे रहे हैं ना वो शॉर्ट फॉर्म में, मतलब चीज़ें सारी हैं लेकिन कम टाइम में, एक आपकी क्विक रिविजन के लिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए ओजोन डिप्लेशन की बात करें। ओजोन डिप्लेशन जो है ये मुख्य रूप से क्या है, CFC और हैलोजन जैसे मानव निर्मित पदार्थों के कारण होता है। तो यहाँ पर कौन सी गैस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, CFC और हैलोन। यहाँ पर ये होता है किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, समताप मंडल जिसको कहते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, यहाँ पर पहुँचने पर रसायन क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु छोड़ते हैं, है ना। यही सारे तो होते हैं हैलोजन ग्रुप में आपके, क्लोरीन, ब्रोमीन, यही सारी चीज़ें है ना होती हैं, जिससे ओजोन अणु टूटने लगते हैं। ओजोन में क्या होते हैं, O3, है ना, ओजोन के। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यहाँ प्रयासों का उद्देश्य इन ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग को क्या था, रेगुलेट करना था और एक सिस्टमेटिक वे में समाप्त करना। तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लिए जिम्मेदार था, है ना। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि डिप्लेशन लेयर से यहाँ पर ये संबंधित था। ओजोन की कमी मुख्य रूप से समताप मंडल में सूर्य से अधिक हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इनको पृथ्वी की सतह तक पहुँचने की जो होती है अनुमति। मतलब क्या होगा, जब ओजोन डिप्लेशन होने लगेगा, ओजोन लेयर हमारे लिए क्या काम करती है, अम्ब्रेला की तरह काम करती है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं वो पृथ्वी तक ना पहुंच पाए, है ना। वो एक अम्ब्रेला की तरह, एक शीट की तरह काम करती है। लेकिन जब उसका डिप्लेशन होने लगेगा तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है, इनको पृथ्वी से तक पहुँचने की क्या है, परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि अब डिप्लेशन वाला तो है नहीं, यहाँ पे शीट का काम तो कर नहीं पा रही है। इससे क्या होगा, मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तंत्र और ये सारे जितने भी वाइल्ड लाइफ है, इकोसिस्टम है, ह्यूमन हेल्थ, सभी परिणाम ये जो है प्रभावित होंगे, ठीक है। तो ओजोन डिप्लेशन और ग्लेशियर्स, जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं, इनसे आपका क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए और जो दूसरा कॉन्सेप्ट आया था ये माइंड मैपिंग था। माइंड मैपिंग क्या है, एक विजुअल टेक्निक है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजिंग मतलब करने के लिए इंफॉर्मेशन हो, आइडियाज़ हो और कॉन्सेप्ट, इनको एक सेंट्रल थीम में ऑर्गेनाइज करने का एक टेक्निक होती है, विजुअल टेक्निक। इसमें क्या होता है, विभिन्न पहलुओं का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे ब्रांचेस और नोड्स का उपयोग किया जाता है ना। जैसे कि आपकी एक सेंट्रल थीम होती है, इसमें मेन चीज़ यही होता है, एक सेंट्रल थीम है, यहाँ पर सेंट्रल थीम हो गई, और उसके बाद ये आपकी ब्रांचेस, अलग अलग चीज़ें हैं। आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा और फिर उससे संबंधित उसके सब टॉपिक्स लिए, फिर उसमें और देखा कि इसमें अब और मेरे क्या बनते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने जो एक मतलब एक प्रेजेंटेशन तैयार की, एक लाइन डायग्राम तैयार किया, है ना। तो इसमें क्या होगा, परस्पर जुड़े विचारों का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व बनाना शामिल होता है। तो इसमें क्या होगा कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है जिसमें कि नोट्स और ब्रांचेस का यूज़ करते हुए हम एक इसको प्रेजेंटेशन बनाते हैं। टोनी बोजान, इनके द्वारा लोकप्रिय माइंड मैप आपका किस किस में जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन ए मोर डाइजेस्टेबल फॉर्मेट, है ना। तो इस तरह से जो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है इससे संबंधित होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, इसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बनाई थी, तो आप लोगों ने देखा हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि इन वीडियोज़ को देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट में देखिए, वरना मेरा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल डाल के सर्च करिए और उसमें जो वीडियोस वाला कॉलम है उसमें देखिए, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, जिसमें आपको जितने टीचिंग और रिसर्च के सॉफ्टवेयर इनको देख लीजिए। और उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम, प्रमुख शिक्षा आयोग और समितियां जो हैं A to Z टॉपिक कवर किया है, उसके अंदर जो भी आयोग के रिकमेंडेशंस थी, जो भी उस समय की चीज़ें आई, नई नई चीज़ें उसमें क्या क्या आई,
क्या चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा सारी। और ये जो आपका पेपर एनालिसिस था 6, 7, 8 दिसंबर का, इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी कवर कराए हैं, जैसे कि आपका इंडियन लॉजिक में न्याय दर्शन, यहाँ जो है न्याय फिलॉसफी से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको मैंने पूरा ही कवर करा दिया है कि इजी वे में आपको पूरी चीज़ें कवर करा दी हैं, ताकि आपका एक जो है वहाँ पर सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ इस वाले जो है वीडियो में कवर कराएंगे, ठीक है। पॉल्यूशन वाला आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और अभी क्या है, रिसर्च में सॉफ्टवेयर से संबंधित सवाल तो बन ही रहे हैं, साथ में प्लेगरिज्म भी फिर पूछा जा रहा है, ठीक है। प्लेगरिज्म से सवाल आपके पूछ रहे हैं, लेवल से अभी क्वेश्चन आया था, और आपका जो है सॉफ्टवेयर के तो पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी लेवल से आप आ गया कि मतलब कितने लेवल्स पे क्या पनिशमेंट है, या किस लेवल पे क्या चीज़ होती है ना। प्लेगरिज्म का भी मैंने आपको वीडियो दिया है। तो उस तरह के सवाल आ रहे हैं, हो सकता है अगली बार आपको सॉफ्टवेयर से पूछा जाए, है ना। तो ये 4 वीडियोस तो आप देख ही लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको हर दिन का रिव्यू तो यहाँ पर देख ही रही हूँ, ठीक है। पॉल्यूशन वाला देख लीजिएगा, इसमें आपको पॉल्यूटेंट्स और डिसीज़ के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है, मास मीडिया से भी पूछा गया है। मास मीडिया का जो कॉन्सेप्ट क्या है, ये रिफर करता है डाइवर्स रेंज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, है ना, दैट रीच ए लार्ज ऑडियंस, जो आपकी बहुत बड़े मतलब एक बड़े पॉपुलेशन की जो ऑडियंस होती है उसको कवर करता है। डाइवर्स रेंज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल दैट रीच ए लार्ज ऑडियंस, ठीक है। दिस इंक्लूड, यहाँ पर जो होता है आपके ट्रेडिशनल फॉर्म, जो कि परंपरागत तरीके थे, जैसे कि न्यूज़पेपर, इसके द्वारा भी आप बहुत बड़ी जनता को कवर करते हो, रेडियो एंड टेलीविज़न, एज वेल एज डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि सोशल मीडिया, है ना, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह से। तो आप यहाँ पर तुरंत एक जो है मैसेज डालते हो और आपको बहुत सारे लोग एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जिसमें कि आप एक बहुत बड़े मास मीडिया को, मीडिया के थ्रू, मतलब एक बहुत बड़े मास को, बहुत बड़ी ऑडियंस को आप मीडियाज़ के थ्रू कवर करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल भी हो सकती है मीडिया, और आपकी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो मास मीडिया है एक क्रूशियल रोल जो है यहाँ पर मतलब अदा करता है, किसके लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए, है ना, और सामाजिक रुझानों को प्रभावित करने में। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम कल्चरल की बात करें, कल्चर, पॉलिटिक्स एंड कम्युनिकेशन इज प्रोफाउंड, मतलब इन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, जो इसे सूचना प्रसार और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए शक्तिशाली उपकरण बनाता है ना। तो इससे क्या होता है, आपको ये पता लगता है कि किस तरह से हमारी जो ऑडियंस है किस तरह प्रभावित हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं किसके थ्रू, मास मीडिया के थ्रू, है ना। तो इससे भी सवाल आपके पूछे गए हैं। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मेटा कम्युनिकेशन से भी पूछा गया है। तो 1-2 शिफ्ट में आपके सवाल जो आए हैं वो बुद्धिस्ट जो है मतलब बौद्ध पीरियड से आए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेट करके, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो में कि किस तरह से बुद्धिज्म और कम्युनिकेशन के सवाल आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अब जो आज सवाल आया था ये मेटा कम्युनिकेशन से था। मेटा कम्युनिकेशन मतलब, मेटा कम्युनिकेशन रिफर्स टू कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, मतलब ये कहने का है जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके बारे में भी मतलब संचार के बारे में, संचार से, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और फिर मैं कहूँ कि कल मैं आपको एक वीडियो और दूंगी जिसमें कि जो है और दिनों का एनालिसिस होगा आपको कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस तरह से मैं आपको संचार में संचार बता रही हूँ, है ना। जैसे कि हम कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कल हमारा क्या, मेरा क्या एम है ना। तो इस तरह से इसमें लोगों के बातचीत करने, स्वयं को अभिव्यक्त करने या जानकारी संप्रेषित करने के तरीकों पे चर्चा करना शामिल होता है। किस तरह से एक्सप्रेस करोगे, पीपल इंटरेक्ट कैसे करेंगे और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे कन्वे करेंगे। अब मैंने इतनी चीज़ बोली, अब पता नहीं आपको कितना समझ में आया, है ना। तो ये हो जाती है क्या, मेटा कम्युनिकेशन। इट कैन बी यूजफुल फॉर क्लैरिफाइंग मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, और सेटिंग एक्सपेक्टेशंस, जो कि अपेक्षाएं होती हैं, और इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ओवरऑल क्वालिटी को जो है सुधारने के लिए उपयोगी होता है। जो मेटा कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर कोई गलतफहमी नहीं हो सकती है, अपेक्षाएं जो हैं एक लिमिट भर ही आपकी होंगी, और ओवरऑल क्वालिटी जो कम्युनिकेशन की है उसमें सुधार हो सकता है। तो इस तरह से इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर क्या होता है, मेटा कम्युनिकेशन ऑफन इन्वॉल्व डिस्कसिंग द टोन,
स्टाइल और इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो मेटा संचार में क्या है, संचार के स्वर, शैली या प्रभावशीलता पर चर्चा शामिल होती है। यहाँ पर मेटा कम्युनिकेशन के अंदर ही ये चीज़ देखा जाएगा कि आपका टोन किस तरह है, कितना इफेक्टिव है ना, किस तरह से आप चीज़ को कन्वे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि मेटा कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपका कहाँ होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन में होता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब एक सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज इन अ वे जो कि रिसीवर तक पहुँचे। रिसीवर तक हमारा मैसेज किस वे में पहुँच रहा है, कितना सक्सेसफुल है, ये हमारी कोशिश रहती है, ठीक है। तो यह आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन में ही होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो टीचर और लर्नर के बीच में होता है, वहाँ पे तुरंत साइमल्टेनियसली आप जो है, आपको तुरंत फीडबैक मिलता है, आप तुरंत यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हो, बच्चे जवाब देते हैं, तो ये हो जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। फीडबैक यहाँ पर काम करता है। मैसेज मतलब यहाँ हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, मैसेज को स्पष्ट और सटीक तरीके से पहुँचाना, कहाँ, लर्नर तक। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, जो कंपोनेंट हुए वो क्या है, शब्द है, स्वर है, बॉडी लैंग्वेज है टीचर की, है ना। तो ये सारे डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स होते हैं। मेटा कम्युनिकेशन क्या है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से भी सवाल आपका बनेगा, आएगा, अगली शिफ्ट में आएगा। मेटा कम्युनिकेशन में क्या है, यहाँ पर जो चर्चा शामिल होती है वो ये होती है कि मैसेज को कैसे ट्रांसमिट किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि मेटा कम्युनिकेशन का लक्ष्य मुद्दों को, जो भी हमारे कम्युनिकेशन के मुद्दे हैं, मतलब किस हम टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, इनको संबोधित करके एक दूसरे की कम्युनिकेशन स्किल को, बेहतर समझ को बढ़ावा देकर प्रक्रिया में सुधार करना। मतलब यहाँ पर पूरा मतलब ये होता है कि किस तरह से आप कितने इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को पहुँचा रहे हो, उसके मतलब ट्रांसमिशन पे ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसमें सारा फोकस ये रहता है कि कोई गलत फहमी ना रहे, कोई ऐसी जो है वो ना रहे कि चीज़ जो है वहाँ तक पहुँच ना पाए उस तरह, है ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वो उतना क्योंकि फीडबैक हमको तुरंत मिलता रहता है, तो वहाँ पे इफेक्टिव हो जाता है। मेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये मतलब यहाँ पर संचार के अंदर संचार हो रहा है, तो ये कितना अच्छा इसका तरीका होगा, किस इफेक्टिव वे से हम पहुँचाएँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें मतलब इसमें भी वही चीज़ है कि यहाँ पर टोन होगा, स्टाइल होगा, इफेक्टिवनेस होगी, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें मतलब यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। प्रभावी जो मेटा संचार का परिणाम क्या होगा, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब ये सारे इसके आउटकम है मेटा कम्युनिकेशन के। जो भी प्रभावी मेटा संचार का परिणाम क्या होगा, संचार कौशल में वृद्धि, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करना, ठीक है। ये इसका मोट्टो होता है, लक्ष्य होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, घटक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में आया, क्योंकि सीधे से तो पूछेगा नहीं कि मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है ना, तो आपसे हो सकता है स्टेटमेंट के सवाल बन जाए। कठिन किस तरह से होता है, कॉन्सेप्ट आपको पता हो, अब वो किसी भी फॉर्म में दे, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे, असर्शन रीजन दे या किसी भी तरह से दे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, सुनने की आदत जरूर होनी चाहिए। पे अटेंशन टू अदर्स मेटा कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, उसका कहने का उद्देश्य क्या है, उसकी आशाएं क्या हैं, ये चीज़ एक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत ही होती है। ओपननेस, खुलापन, एनकरेज एंड ओपन डायलॉग वेयर इंडिविजुअल्स फील कंफर्टेबल, है ना। एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता होनी चाहिए, मतलब है ना, कितनी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हो। नॉन डिफेंसिवनेस, ये नहीं होना चाहिए कि अपना बचाव करें, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई है तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट होना चाहिए, उसमें अपने को सुधार करने का ये होना चाहिए, अपना बचाव वाला नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने तो ये गलती नहीं की है ना। तो डिफेंस, अपने को डिफेंस नहीं करना चाहिए, नॉन डिफेंसिवनेस, ठीक है। उसके बाद एम्पैथी, अनुभूति, कंसीडर अदर्स फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव। फिर अवेयरनेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट सॉरी, अवेयरनेस होनी चाहिए। ये सारे इसके कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अब डिफरेंस आपको पता लग गया कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अर्थ क्या है, संदेश को सफलतापूर्वक ट्रांसमिट करना, समझ सुनिश्चित करना। मेटा कम्युनिकेशन क्या है, संचार के बारे में संचार, मतलब यहाँ पर ओवरऑल जो बातचीत है उसको बढ़ाने के तरीके, उसकी प्रायोरिटीज़ और उसकी कितना डायनेमिक है, इन चीज़ों पर चर्चा करना, ठीक है। ये हो गया।
अब जो यहाँ पर पूछा गया आपका सवाल क्या है, 9 कोऑर्डिनेटर्स पूछे गए, किसके, स्वयं के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये याद होने चाहिए, AICT, NPTEL है ना, AICT सभी को पता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल के लिए, सेल्फ पेस एंड इंटरनेशनल कोर्सेस है। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग है ना, फॉर इंजीनियरिंग के लिए है। UGC सभी को पता है ना, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, यहाँ से ये पूछा गया है, ये सवाल आपका आया है ना। उसके बाद NCERT सभी को मालूम है। NIOS क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यहाँ पर ओपन स्कूलिंग है ना, याद रखिएगा। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए। IIMB क्या है, जो है यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। NITTR है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, जो ज़्यादा बड़े हैं ना उनके जो है फुल फॉर्म भी आते हैं, है ना। और कम्युनिकेशन के आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछे गए हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको पता है ना, आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो आपका संगठनात्मक व्यवहार होता है उस पर किस तरह से हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वही मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड में क्या होता है, इंफॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम, ये ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की जो होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होता है। तो अपवर्ड में क्या है, इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ द हायरार्की टू हायर, है ना, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फीडबैक देते हैं या सजेशंस देते हैं टू देयर मैनेजर्स और रिपोर्टिंग इश्यूज टू हायर अप, है ना, ये हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। नाउन वर्ड में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल ऑफ हायरार्की टू लोअर, यहाँ पर ऊपर से नीचे जो बॉस होगा वो अपने स्टाफ को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइडलाइंस देंगे, गोल्स देंगे अपने सबऑर्डिनेट को। ठीक है, ये हो जाता है हिंदी में। वर्टिकल, वर्टिकल में क्या है, ये बोथ अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होगा, कंबाइंड, है ना। तो ये हो जाता है एंटायर हायरार्की। जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव टीम मीटिंग वेयर मैनेजर शेयर अपडेट्स एंड टीम मेंबर प्रोवाइड फीडबैक, है ना, अपडेट भी देंगे और फीडबैक। तो इस तरह से ये हो जाता है। हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, बिटवीन इंडिविजुअल और यूनिट एट द सेम हायरार्किकल लेवल। ठीक है, सेम मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल सेम लेवल पे होगा। कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग एंड सेल्स, जो कि सेल्स टीम और मार्केटिंग होती हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट में यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए डायगोनल, डायगोनल क्या हो जाता है, ऐसे यहाँ पर कोई भी हायरार्की नहीं होती है, विभिन्न स्तरों और विभागों के व्यक्तियों को बातचीत करना शामिल होता है। अब यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट में इधर है, कोई दूसरा इधर है, तो यहाँ का जो मतलब क्लर्क है वो यहाँ के प्रिंसिपल से भी बात कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाती है आपकी डायगोनल। ए प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद ए टीम मेंबर फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट टू एड्रेस प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कोई हायरार्की नहीं होती है, विभिन्न स्तरों और विभागों के व्यक्तियों को बातचीत करना शामिल होता है, कोई हायरार्की नहीं है। कोई भी किसी से, कोई छोटा है तो बड़े से बात कर सकता है, कोई बॉस है तो अपने से सबऑर्डिनेट से भी बात कर सकता है, इस तरह से। ठीक है, ये हो जाता है आपका डायगोनल। उसके बाद जो आपका और पूछा जाता है वो क्या है, कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डायरेक्शन। वो तो देखिए इसी में से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वाले जो है बता दिए कि इसमें ही एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जाएगा, है ना। जो भी क्वेश्चन आए हो, क्वेश्चन तो नहीं पता लगे एग्जैक्ट, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको बस इतना इसका फंडा समझ में आना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैंने अभी तक वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोला है, आप लोग अपने आप ही लाइक कर दीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कहें तो यूनिलैटरल, है ना, वन वे कम्युनिकेशन। यूनिलैटरल में क्या होगा, इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विदाउट एन इमीडिएट और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में जाएगी, है ना, जैसे कि अनाउंसमेंट, स्पीच, लेक्चर्स। ठीक है, लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर आ रहा है और वो अपना दे रहे हैं लेक्चर, है ना। तो इस तरह से ये यूनिलैटरल कहें या वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, बाइलेटरल में क्या होगा, दो डायरेक्शन में होगी, टू वे कम्युनिकेशन होगा, इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन जो भी सेंडर और रिसीवर हैं वो दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन पास आउट होगी, है ना। ये हो जाती है सिंक्रोनस होगी, है ना। लाइक फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा
और एसिंक्रोनस सच एज ईमेल एक्सचेंज। ठीक है, मतलब देखिए इसी में आपको जो है एनटीए घुमा सकता है। जैसे कि अब ये पूछ सकता है कि ईमेल एक्सचेंज है वो क्या है, तो देखिए टू वे में क्या होगा, एसिंक्रोनस मोड में भी हो सकता है, सिंक्रोनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ईमेल एक्सचेंज में मतलब आप बाद में भी देख सकते हो, जवाब दे सकते हो, है ना। सिंक्रोनस में क्या होता है, हम तुरंत तुरंत बात कर रहे हैं, हमें तुरंत रिस्पॉन्स मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, एक होती है एट ए टाइम तुरंत हो रहा है, एक होता है कि हम बाद में अपने समय के सहूलियत के अनुसार हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, मल्टीलेटरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन एमंग मोर देन टू पार्टीज। तो मल्टीलेटरल हो जाता है, मतलब यहाँ पर कई एक ग्रुप हो जाते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, टीम मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस, है ना। तो ये सब होता है क्या, मल्टीलेटरल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से आज ये कुछ नए जो है कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे गए थे, जिसको मैंने सोचा कि आपको एक बार रिवाइज करवा दिया जाए, है ना। अगर कल जिन लोग का एग्जाम है या परसों है, 12, 13, 14 जिसमें भी है, तो उन सभी को ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। ठीक है, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जैसा भी एग्जाम हो आपका, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या क्या चीज़ नहीं पूछी गई, ताकि आने वाले जो शिफ्ट्स हैं उनमें बच्चों को पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।